मेरी मदिया के साथ बहस चल रही थी जिसने मुझे किसी और लड़की के साथ देख लिया था। मैं अपनी सफाई दे रहा था। मदिया बोली, मैंने सब देखा था। मैंने कहा, यार वो कौन है मैं नहीं जानता, और अगर उनमें से कोई मुझे पसंद करता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है, और वैसे भी मैंने कौन सा इसे आई लो यू बोल दिया है। मदिहा ने कहा, अगर नहीं बोला तो जाकर बोल दो ना, वो तो आप ही को लेकर इसी वजह से आई है तुम्हारे घर। मुझे क्या सफाइयां दे रहे हो? ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने मदिहा को गुस्से से कहा, हाँ तो बोल दूंगा, इसमें मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं। मदिहा ने कहा, हाँ हाँ जाओ, वैसे भी मैं तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम किसी और को देखते ही पसंद कर लोगे। मैं तो पागल थी जो तुम्हें पहली नज़र में ही पसंद करने लगी थी, और रोज तुम्हें देखने के लिए आप ही से कोई ना कोई बहाना बनाकर तुम्हारे घर आती थी। तुम सिर्फ हमेशा मुझसे चढ़कर ही बात करते हो। कभी तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ कि मैं क्यों तुमसे इतना फरी हो रही हूँ, और एक लड़की होकर भी क्यों तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ? क्योंकि मुझे तुम्हारा भूलापन अच्छा लगा था। इसी वजह से मैं कब तुमसे प्यार करने लगी पता ही नहीं चला। लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने लफंगे दोस्त और ये लच्छन लच्छन करती लड़कियां ही पसंद है, इसलिए तुम जाओ, और अब मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगी, ये मेरा वादा है। मैंने कहा, मदिहा तुमने सही कहा कि तुम पागल हो, क्योंकि तुम आज भी मेरे बारे में गलत सोच रही हो। ये जो लड़कियां तुम्हारे घर आई हैं मैं उन्हें जानता तक नहीं, और तुम खुद ही मुझे उनके साथ जोड़ने में लगी हो। मदिहा ने कहा, तो किया? तुमने नाज़नीन को इशारे नहीं किए थे कल? मैंने कहा, यार नाज़नीन नाज़नीन ये क्या रट लगाई हुई है, मुझे तो पता भी नहीं कि ये नाज़नीन है कौन। मदिहा ने कहा, वो जो तुम्हें पोनी का बोल रही थी, और तुम बड़ा मुस्करा रहे थे इसकी तरफ देखकर। इसी वजह से इसने निम्रा आपी से कहा कि वो तुम्हें पसंद करने लगी है, और इसी ने जिद की है निम्रा आपी से कि वो इसे तुम्हारे घर लेकर चली। मैंने कहा, देखो मदिहा, गुज़िश्ता कल से मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैं कल सारा दिन तुम्हें देखने के लिए ही इधर अलिफादेर फिर रहा था। मैं मानता हूँ जब वो लड़की जिसका नाम नाज़नीन है दरवाजे से झांक रही थी तो मैंने इसे छत पर आने का इशारा किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम भी उसके साथ ऊपर आओगी, लेकिन वो अकेली आई तो मैं जल्दी से नीचे आ गया था। इसके बाद मेरे दोस्त मुझे साथ ले गए थे। मदिहा ने कहा, तो इसका मतलब ये है कि तुम नाज़नीन को पसंद नहीं करते? मैंने कहा, नहीं यार, मैं क्यों पसंद करूंगा जबकि मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करने लगा हूं। मदिहा ने हैरत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, जरा फिर से कहना, तुमने क्या कहा? मैंने कहा, हाँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करने लगा हूं, और ये इस वक्त से होना शुरू हुआ जब तुम पहली बार गाने कॉपी करवाने आई थी। इस वक्त में तुम्हें देखकर खो गया था, क्योंकि जब तुम हंसती हो तो मेरे दिल को छू लेती हो, और तुम्हें नहीं मालूम मैं तुम्हारे लिए कितना बेचैन हुआ हूं। और पता है जब भाभी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो इसके बाद बेचैनी और ज्यादा हो गई है। मदिहा भोली सी सूरत बनाकर मेरी तरफ देखती रही। वो कुछ बोल नहीं रही थी। वो मेरे इतने करीब आकर खड़ी हो गई कि इसके और मेरे दरमियान सिर्फ 4 इंच की दीवार का फासला रह गया था। इतने पास से वो और भी खूबसूरत लग रही थी। मैं इसकी आंखों में अपना चेहरा आसानी से देख रहा था। इतने में हमारी सीढ़ियों पर किसी के ऊपर आते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से बाहरी दीवार की तरफ चला गया और मदिहा जल्दी से अपनी सीढ़ियों की तरफ चली गई। जब मैंने पीछे देखा तो वो वही लड़की थी जिसे मैंने गुज़िश्ता रोज़ छत पर बुलाया था। इसने आकर मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया और नीचे जाने लगा। तभी इसने मुझे आवाज़ दी, रुको। मैंने कहा, मुझे काम है, मैं नहीं रुक सकता। ये कहकर मैं फौरन नीचे चला गया और बाहर अपने दोस्तों के पास जाकर खड़ा हो गया। काफ़ी देर बाद निम्रा और वो 3 लड़कियां हमारे घर से बाहर निकले और अपने घर चली गईं। मैं जल्दी से भाभी के पास गया और पूछा, क्या आपने निम्रा आपी के साथ कोई बात की? भाभी ने कहा, पागल तो नहीं हो, निम्रा के साथ उसकी कज़न्स भी थीं, इसलिए मैंने अभी कोई बात नहीं की, लेकिन तुम हौसला रखो, मैं कर लूंगी इससे बात। इसके बाद भाभी अपने कामों में मसरूफ हो गईं। मैं वापस कंप्यूटर पर बैठकर गाने लगाकर सुनने लगा। दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा, क्योंकि अब मैंने मदिहा को अपने दिल की बात बता दी थी। अब मुझे सिर्फ इसका नंबर लेना था। इसके लिए मेरा एक बार फिर से मदिहा से अकेले में मिलना ज़रूरी हो गया था।
मैं इसी बारे में सोच रहा था कि अचानक मुझे मदीहा की आवाज़ अपने घर में सुनाई दी। मैंने जल्दी जाकर देखा तो मदीहा हाथ में थर्मिस पकड़े मेरी भाभी से बात कर रही थी। जब इसकी नज़र मेरी तरफ पड़ी तो मैंने दरवाजे के पीछे छुपते हुए इसे अपनी तरफ आने का इशारा किया और बैठक में चला गया। थोड़ी देर बाद मदीहा छपती हुई बैठक में आई। मेरी तरफ आते ही वो अचानक मेरे गिले से लग गई। इस दिन जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी शिद्दत से किसी लड़की को गिले लगाया था। मैंने काफी देर तक इसे गिले से लगाए रखा। हम बिल्कुल खामोश थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ही थम गई हो। इसने भी मुझे इतनी शिद्दत से पकड़ा हुआ था जैसे मैं इससे कहीं दूर जाने वाला हूं और वो मुझे जाने नहीं देगी। तभी भाभी की आवाज़ सुनाई दी। हम अचानक चौंक गए। वो मदीहा को बिला रही थी। मैंने कहा, मुझे अपना नंबर तो दे दो। इसने फौरन मेरा मोबाइल पकड़ा और अपने नंबर पर मिस कॉल कर दी। फिर बोली, मैं बहुत मुश्किल से बहाना बनाकर आई थी। जब तक वो नाज़नीन वगैरह घर पर हैं मैं उनके सामने यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि अभी मामला बहुत ख़राब है। इस नाज़नीन ने घर में तमाशा लगाया हुआ है। वो तुम्हें बुरा भला कह रही थी। मैंने इससे कहा कि नाज़नीन, इसमें तुम्हारी ही गलती है। वो लड़का है, इसे किसी ने कुछ नहीं कहना, लेकिन तुम अपनी हद में रहो। मैंने मदीहा से कहा, यार छोड़ो इसे, वो मुझे जो मर्जी कहे, तुमने इससे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मदीहा ने कहा, लेकिन निम्रा आपी भी तुम्हारे बारे में नाज़नीन से कह रही थीं कि ऐसे लड़कों का कोई एतबार नहीं होता। ये भंवरे होते हैं जिन्हें बहुत से फूलों पर मंडलाने का शौक होता है, इसीलिए उनसे दूर रहने में ही भलाई है। इसके बाद नाज़नीन रोने लगी। मैंने निम्रा आपी से कहा कि मैं चाय बना कर लाती हूँ, तो निम्रा आपी ने मुझे भी कहा कि मदीहा, तुम भी अब ज़रा कम जाया करो इधर। मैं नहीं चाहती कि कल को तुम भी कोई गिल खुला लो। इस वजह से मैं तुमसे कुछ दिन दूर रहूंगी। जब वो लोग अपने घर चले जाएंगे तो मैं तुमसे मिलने आ जाया करूंगी। और एक बात याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे कभी धोखा मत देना, वरना मैं इतनी जिज्बात हूं कि मर जाऊंगी अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो। मैंने मदीहा को फिर से गिले लगा कर कहा, यार मैं रंगबाज ज़रूर हूं, लेकिन तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इतने में भाभी भी बैठक में आ गईं और बोले, अगर मजनू की बातें ख़त्म हो गई हैं तो मदीहा तो मेरे साथ चलो, कुछ बात करनी है। इसके बाद भाभी मदीहा को लेकर चली गईं। मैंने जल्दी से अपने मोबाइल में मदीहा का नंबर सेव कर लिया और बाहर दोस्तों के साथ घूमने चला गया। रात को वापस आकर पहली बार मदीहा से फ़ोन पर बात की। हम दोनों रात 3 बजे तक बात करते रहे। इसके बाद मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे तुमसे मिलना है, तुम छत पर आ जाओ, मैं भी जाता हूँ। मदीहा ने कहा, तुम पागल हो, अगर कोई जाग गया तो मेरी खैर नहीं। मैंने कहा, यार कुछ देर के लिए आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मदीहा ने कहा, अच्छा मैं देखती हूँ। मैंने जल्दी से फ़ोन बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर चला गया। कुछ देर बाद मदीहा भी आ गई। हम फिर से एक दूसरे से इस तरह गिले मिले जैसे सदियों बाद मिल रहे हों। हम दोनों की आंखें बंद थीं और बहुत सुकून मिल रहा था। तभी अचानक मैंने आंखें खोलीं तो मुझे मदीहा के साथ वाले मकाम में एक दरख्त पर किसी की चमकती हुई आंखें नजर आईं जो हमारी तरफ देख रही थी। मैंने जल्दी से मदीहा से कहा, वो क्या है? जब मदीहा ने इस तरफ देखा तो वो डर गई और मुझसे लिपटकर अलिफादेर देखने लगी। वो कांपने लगी। मैंने कहा, ए मेरी जान, क्या हुआ? कांप क्यों रही हो? मदीहा ने कहा, वो कोई जिन भूत है। मैंने कहा, नहीं हो सकता है कोई जानवर हो जो दरख्त पर चढ़ गया हो। एक मदीहा ने कहा, मुझे नीचे जाना है, लेकिन तुम मुझे मेरी सीढ़ियों तक छोड़ दो। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। इसके बाद मैंने दीवार फलंगी और मदीहा के साथ उसकी सीढ़ियों तक गया। इसने मेरे गाल पर हल्का सा बोसा दिया और कहा, तुम भी जल्दी से नीचे चले जाओ, वो दरख्त पर वाकई कोई चीज़ है। ये कहकर मदीहा जल्दी से नीचे चली गई। मैंने दोबारा दरख्त की तरफ देखा तो वो आंखें और भी बड़ी हो गई थीं, क्योंकि मदीहा की छत से मैं इस दरख्त के ज़्यादा करीब था। मैंने अंधेरे में ज़मीन पर बैठकर इधर अलिफादेर देखा। मुझे दीवार के पास एक छोटा सा पत्थर नजर आया। मैंने वो पत्थर उठाकर दरख्त की तरफ फेंका जो सीधा उन आंखों की तरफ गया। मैं समझ रहा था कि कोई जानवर दरख्त पर चढ़ गया होगा, क्योंकि अक्सर मैंने दरख्तों पर बकरियां वगैरह चढ़ते देखी थी। इसी वजह से मैं इसे जानवर ही समझ रहा था।
लेकिन जैसे ही पत्थर इसे जाकर लगा, इसने ऐसी खौफनाक चीख मारी कि मेरे पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बना उसकी तरफ देखे जल्दी से अपनी छत पर भाग गया। मुझे अपने पीछे भागते हुए किसी के पाँव की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं जल्दी से नीचे आ गया। नीचे जाकर फ़ोन चेक किया तो मदीहा की 10-12 मिस कॉल्स आई हुई थी। मैंने कांपते हुए हाथों से इसे मैसेज किया, जाग रही हो, लेकिन इसका कोई जवाब ना आया। इसके बाद मैं बैठक से निकलकर अपने कमरे में जाकर सोने लगा। लेकिन मुझे अचानक बहुत डांसेस लगने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो चीज़ मेरे पीछे भागी थी और हमारी सीढ़ियों तक आ गई थी। इसकी खौफनाक आवाज़ की सनसनाहट मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने जल्दी से अपना मुंह चादर में छुपा लिया, आंखें बंद कीं और सोने की कोशिश की। कब मुझे नींद आ गई पता नहीं चला। अगले दिन जब मैं उठा तो फ़ोन पर मदीहा की फिर से कॉल्स आई हुई थी। मैंने फ़ौरन इसे मैसेज किया, कॉलेज जा रहा हूँ, आकर बात करूँगा। इसके बाद मैं जल्दी से कॉलेज के लिए तैयार हुआ, नाश्ता किया और कॉलेज चला गया। वहाँ भी टाइम निकाल कर मैं मदीहा से मैसेज पर बात करता रहा। 12 बजे मैं कॉलेज से घर आ गया और छत पर चला गया। मैंने मदीहा को भी छत पर आने को कहा। इसने कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। मैंने मदीहा की छत पर जाकर सबसे पहले इस दरख्त की तरफ देखा। कुछ अजीब सा लग रहा था क्योंकि इस दरख्त पर कोई पत्ता नहीं था, बस बगैर पत्तों वाली शाखें थीं। जिनके घर वो दरख्त लगा था वो इस घर में शिफ्ट ही नहीं हुए थे। बस कभी कभी कुछ लोग आते, घर देखते और ताला लगाकर चले जाते। शायद ये घर उन्होंने बेचने के लिए लगाया हुआ था। सहन में लगा दरख्त बहुत ऊंचा था, लेकिन इस पर कभी पत्ते नहीं देखे थे। कोई कहता था कि इस पर बिजली गिरी है, कोई कहता था कि इस पर बसेरा है। लोग इस दरख्त के बारे में ऐसी ही बातें करते थे। मैंने दरख्त को गौर से देखा और अपनी छत पर वापस आ गया। इतने में मदीहा भी ऊपर आ गई और उसके साथ वो 3 शरारती लड़कियां भी। मेरा मूड खराब हो गया। मैं मैसेज पर ही मदीहा से बातें करने लगा। वो भी एक तरफ बैठकर मुझसे मैसेज पर बात करने लगी। मैंने कहा, उन्हें क्यों साथ लेकर आई हो? मदीहा ने कहा, उन्होंने मुझे ऊपर आते देखा तो ये भी साथ आ गई। मैंने गुस्से से मैसेज किया, उन लोगों ने कब जाना है यहाँ से? मदीहा ने कहा, कल। इसके बाद मैं थोड़ी देर छत पर टहलने लगा। इस दौरान नाज़नीन मेरी तरफ देखकर तरह तरह के मुंह बना रही थी। मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर वो हमारी दीवार के करीब आई और मुझसे कहा, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। तुमने मेरा दिल दिखाया है। मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हें पसंद किया, लेकिन तुम मेरी मोहब्बत किया मेरी नफ़रत के काबिल भी नहीं हो। मैं नाज़नीन को इसकी बात का जवाब देना चाहता था, लेकिन मदीहा ने मुझे इशारे से मना कर दिया और मैसेज किया, प्लीज़ तुम्हें मेरी किस्म है, इसे कुछ मत कहना। मैं वापस बाहरी दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया। मुझे नाज़नीन पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि इसने मुझे फजूल में निम्रा आपी की नज़रों में गिरा दिया था, जबकि मैं तो इससे बात करने का भी रवादार ना था। इतने में मदीहा ने मुझे मैसेज किया, अब नीचे जाओ। मैं भी नीचे जाने लगी हूँ। मदीहा का मैसेज पढ़ते ही मैं नीचे चला गया। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मदीहा से अकेले में बातें करूं, इसे फिर से गिले लगाऊं, क्योंकि इसे गिले लगाने से एक सुकून सा मिलता था। मुझे लगता था जैसे पूरी दुनिया मेरी बाहों में सिमट गई हो। इसका मासूम सा चेहरा जैसे ही मेरे सीने से लगता था, दिल को चैन सा आ जाता था। इसके घने बालों की खुशबू से मेरी अंदर की सांसें भी महक जाती थीं। मैंने मदीहा को मैसेज किया, मेरा तुमसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है, प्लीज़ कुछ तो करो। मदीहा ने जवाब दिया, धीमी, एक दिन की तो बात है, कल ये नाज़नीन वगैरह चले जाएंगे तो मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊंगी। मेरी जान, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है तुमसे मिलने को, और तुमसे ज़्यादा कर रहा है। बस एक दिन इंतज़ार कर लो मेरी जान। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, पर रात को हम फिर मिलेंगे। मदीहा ने कहा, अच्छा बाबा, हम रात को मिलेंगे। इतने में बाहर से मेरे दोस्तों ने आवाज़ दी। मैंने जल्दी से मदीहा को कहा, मैडी, मैं तुमसे अभी वापस आकर बात करता हूँ, मेरे दोस्त बुला रहे हैं, मैं उन्हें चक्कर देकर आता हूँ। मदीहा ने कहा, तुम अपने उन लफंगे दोस्तों को छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने कहा, यार मैं कौन सा उनके पास रात गुजारने जा रहा हूँ, बस अभी गया और अभी आया, वरना वो मेरी अम्मी से पूछकर सीधा अंदर आ जाते हैं, फिर कंप्यूटर से उठने का नाम नहीं लेते, सारा दिन फिल्में देखते रहते हैं, इसलिए मैं उन्हें चकमा देकर आता हूँ। ये मैसेज लिखकर मैं बाहर चला गया।
दोस्तों को घर से दूर ले गया और कहा, यार तुम लोग चलो, मैं अपना मोबाइल घर में भूल आया हूँ, वो लेकर आता हूँ, तब तक तुम आहिस्ता आहिस्ता चलते जाओ। वो दोस्तों ने कहा, अच्छा ठीक है, ग्राउंड में आ जाना, फिर हम अलिफादेर ही हैं। मैंने कहा, हाँ हाँ मैं बस आ रहा हूँ। तुम चुल्लू उघर आया तो देखा कि मदीहा किचन की तरफ जा रही थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने जल्दी से अपने मुंह पर एक थप्पड़ मारा तो वाकई मदीहा किचन की तरफ जा रही थी। मैं जल्दी से किचन की तरफ गया तो अलिफादेर भाभी भी खड़ी थी। मैंने जानबूझकर खांसी की और मदीहा को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। तभी भाभी ने कहा, लगता है आजकल इस लड़के का गला ज्यादा ही खराब रहता है, मुझे इसके भाई से कहना पड़ेगा कि इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएं। क्यों मदीहा, ठीक कहा ना? ये सब भाभी ने मदीहा की तरफ मुड़ करके कहा। मदीहा हंसने लगी। मैं जल्दी से वहां से निकल लिया और बैठक में चला गया। थोड़ी देर बाद मदीहा भी छपती हुई बैठक में आई। मैंने जल्दी से इसे गिले से लगा लिया और पूछा, तुम तो कह रही थी कि मुश्किल है, तो तुम कैसे आ गई? मदीहा ने कहा, बस तुम्हारे लिए आई हूं। निम्रा आपी तो कह रही थी कि चाय अब सिलेंडर वाले चूल्हे पर ही बनाया करो। मैंने कहा, आपी मुझे डर लगता है, और वैसे भी मैं आंटी के घर से जल्दी बनाकर ले आऊंगी। इसलिए निम्रा आपी ने कहा, अच्छा तो जल्दी वापस आ जाना, अलिफादेर बैठ ना जाना, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए बहाना बनाकर आई थी। मैंने कहा, आई लो यू मैडी। इसने भी कहा, आई लो यू टू दीमी, और फिर गिले से लग गई। कुछ देर बाद बोली, दीमी कल रात को वो दरख्त पर क्या चीज थी? मैंने सोचा कि अगर इसे बता दिया तो ये बिला वजह डर जाएगी और रात को ऊपर भी नहीं आएगी। इसलिए मैंने कहा, नहीं वो कोई चीज नहीं बल्कि बकरा था जो पता नहीं कैसे इस दरख्त पर चढ़ गया था। इसी की आंखें चमक रही थीं। मदीहा ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि वो बकरा ही था? मैंने कहा, जब तुम नीचे चली गई थी तो मैंने इसे पत्थर मारा था, वो बकरे की आवाज निकालते हुए नीचे उतर गया था। मदीहा ने कहा, मैं तो डर से मर ही जाती अगर तुम इस वक्त मेरे साथ ना होते। मैंने कहा, यार छोड़ो भी, वो जो भी था लेकिन तुम्हारी उन कज़न से तो बेहतर ही था, क्योंकि इसने हमें तंग तो नहीं किया था ना। मदीहा मेरी ये बात सुनकर मुस्कुराने लगी और अपनी मुट्ठी बंद करके मेरे सीने पर मारते हुए बोली, तुम वाकई हवाई चीज हो, कुछ भी बोल देते हो। मैंने कहा, हाँ हाँ मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं उन तीनों को तुम्हारे साथ देखता हूं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, खासकर इस नाज़नीन को देखकर। मदीहा ने कहा, अब जाने भी दो इससे, वैसे भी वो लोग कल चले जाएंगे। और मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ, इससे पहले तुम कहाँ थी? मेरा मतलब है तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? मदीहा ने कहा, हम आज़ाद कश्मीर में रहते हैं। मेरी आपी की शादी सलीम भाई से कश्मीर में ही हुई थी, लेकिन उनकी पोस्टिंग लाहौर में हो गई थी, इसलिए सलीम भाई ज्यादातर यहाँ लाहौर में अपने भाई के घर रहते थे जो समन आबाद में है। लेकिन सलीम भाई को हर हफ्ते वापस कश्मीर जाना पड़ता था, इसलिए उन्होंने यहाँ लाहौर में शिफ्ट होने का फैसला किया। आपी ने कहा कि हम अब लाहौर में ही रहेंगे। पहले सलीम भाई ने समन आबाद में घर लिया था, लेकिन इसका किराया बहुत ज्यादा था और घर भी बंद बंद था। फिर सलीम भाई के एक ऑफिस के दोस्त जो यहाँ से कुछ दूर रहते हैं, उन्होंने ये मकान हमें किराए पर लेकर दिया है। मैंने कहा, और कुछ बताओ मुझे अपने बारे में। मदीहा ने मेरी आंखों में देखा, मेरे होंठों को चूमा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी जान क्या हुआ तुम्हें? तुम रोने क्यों लग गई? मदीहा ने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस अचानक लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगी। मैंने इसे फिर से गिले लगा लिया और कहा, देखो मैं यही हूं तुम्हारे साथ, और ऐसी बातें मत सोचो कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा। मदीहा ने कहा, चाहे जो भी हो जाए तुम मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। मैंने कहा, मैं भी तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता। इसी वजह से मैंने भाभी से कहा है कि वो तुम्हारी निम्रा आपी से इस बारे में बात करें, ताकि वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए अपने बड़ों से बात करें। मदीहा ने ये बात सुनते ही जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कहा, ये तुमने क्या किया? अभी इतनी जल्दी तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना निम्रा आपी ने तुम्हारे बारे में क्या कहा था कि तुम जैसे लड़कों का कोई एतबार नहीं होता। मैंने मदीहा की बात काटते हुए कहा, क्यों? तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? क्या तुम्हें भी निम्रा आपी की तरह मुझ पर यकीन नहीं है? मदीहा ने कहा, मेरी जान मुझे तुम पर खुद से ज्यादा यकीन है, लेकिन अभी ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा,
क्यों नहीं करना चाहिए? मदीहा ने कहा, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती।